नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलू यूट्यूब चैनल पर। आज 28 जुलाई 2025 को प्रतियोगियों के लिए एक बड़ी खबर ये आई है कि एलटी ग्रेड की अधिसूचना जारी होगी। एलटी ग्रेड की जो अधिसूचना है बहुप्रतीक्षित थी। लगभग 7 साल से इसका इंतजार किया जा रहा था, 6 साल से इसका इंतजार किया जा रहा था। 2018 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उसके बाद अब 7 वर्ष बाद 2025 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बड़ी खबर यह है कि पदों की संख्या अच्छी है और उम्मीद है कि जो भी पढ़ने वाले, जो भी सीरियस अभ्यर्थी होंगे, लगभग सभी चयनित हो जाएंगे। एक नियम में कुछ बदलाव ये भी हुआ है कि इस बार जो है परीक्षा पहले एक चरण में ही होती थी, केवल फ्री होता था, और मतलब केवल जो है विकल्पी परीक्षा होती थी 150 प्रश्नों की, जिसमें 30 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन के होते थे और 120 सब्जेक्ट के होते थे, सामान्य सब्जेक्ट विषय के, और इन्हीं की मेरिट के आधार पर जो है चयन हो जाता था। लेकिन अब जो है आयोग ने, लोक सेवा आयोग ने इसमें बदलाव किया है। अब जो है 2 चरण होंगे, तो हम लोग देखेंगे विस्तृत नोटिफिकेशन को कि क्या बदलाव आया है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड अधिसूचना 2025 आज जारी की गई है। एलटी ग्रेड लेवल 7 की नौकरी है। लेवल 7 होता है जो पे स्केल होती है, तो लेवल 7 की होती है, ठीक है। और कुल पद की अगर बात करेंगे तो इसमें एक चीज़ और है कि पुरुष और महिला 2 कैटेगरी, महिला 2 कैटेगरी में पद निकले हुए हैं। पुरुष में ही अप्लाई कर सकता है और महिला में ही अप्लाई कर सकती है। एडेड का जो आता है, एडेड जो महाविद्यालयों का और कॉलेजेस का आता है कि गर्ल्स जो है, महिला जो है पुरुष में भी और महिला दोनों में अप्लाई कर लेती हैं, आवेदन कर लेती हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है, पुरुष में ही अप्लाई करेगा और महिला में ही अप्लाई करेगी। तो आप इसको देखिएगा। तो कुल पद की अगर बात करें, इसकी अंतिम तिथि क्या है? अंतिम तिथि जैसे आज इसका नोटिफिकेशन 28/7/2025 को आया है और इसकी अंतिम तिथि जो है 28/8/2025, मतलब कि आज से ठीक 1 महीने बाद इसकी अंतिम तिथि है। कुल पदों की बात करें तो पुरुष शाखा के अंतर्गत जो है 4860 पद हैं। पुरुष जो सामान्य है ना, पुरुष कुल पद जो है, तो पुरुष सामान्य में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिव्यांग की रिपोर्टिंग की अलग सीटें हैं पुरुष और महिला में, उनकी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। सामान्य रूप से अगर देखें तो पुरुष और महिला में ये पद हैं। पुरुष के 4860 पद हैं, 4860 पद हैं, और महिला में 25 यानी 2525 पद हैं। अब अगर हम आरक्षण वाइज देखें तो अब हम लोग की हिंदी के हैं तो हम लोग हिंदी की बात करते हैं। 4860 ये कुल पद हैं सभी विषयों को मिला के, और महिला में जो है 25 जो है कुल पद हैं महिलाओं में, सभी विषयों को मिला के। अब हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में 568 पद हैं पुरुष शाखा। पुरुष में 568 पद हैं, 568 पद हैं पोस्ट हैं। इनमें से अनारक्षित, अनरिजर्व, जनरल जिसे कहते हैं लेकिन अनारक्षित होता है अनरिजर्व, इसमें 230 पद हैं पुरुष में। 56 ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके 56 पद हैं पुरुष में। 153 ओबीसी पुरुष के पद हैं, और 118 एससी अनुसूचित जाति पुरुष के पद हैं, और अनुसूचित जनजाति में शेड्यूल ट्राइब एसटी 11 पद। तो ये जो है आरक्षण वाइज जो है विवरण हो गया हिंदी के पदों का पुरुष शाखा में। इसी तरह महिला की अगर हम बात करेंगे तो महिला में हिंदी है, हिंदी में महिला शाखा में 119 पद हैं, जिनमें 50 अनारक्षित हैं, अनरिजर्व हैं, जनरल के हैं। 11 जो है ईडब्ल्यूएस है, आर्थिक रूप से कमजोर के हैं, महिला के हैं। 32 ओबीसी महिलाएं हैं, 24 एससी महिलाओं के हैं, और 2 एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के हैं। तो 50 अनारक्षित, 11 आर्थिक रूप से कमजोर महिला, 32 अन्य पिछड़ा वर्ग, 24 अनुसूचित जाति, और 2 अनुसूचित जनजाति के पद हैं। तो ये है पदों का विवरण कि कैसे जो है पद है और किस प्रकार इनका विभाजन है। इसके बाद हम लोग नोटिफिकेशन में देखते हैं कि और क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे जरूरी चीज़ ये है कि सभी को आप सभी को अपना OTR बनाना है। OTR क्या होता है? OTR होता है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सभी को अपना OTR जो है बनाना है, अनिवार्य रूप से है। बिना OTR बनाए आप आवेदन नहीं कर पाओगे। तो OTR सबको बनाना है, ये ऑनलाइन है। ये आपको OTR एक नंबर जनरेट कराना पड़ेगा पहले। उसी OTR नंबर जब आप बनाएंगे तो काफ़ी सूचनाएं आपकी उसमें मांग लेगा, वो रजिस्टर्ड हो जाएंगी, वो हमेशा के लिए हो जाएंगी। जब भी आप लोक सेवा का फॉर्म भरेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा का, उसी OTR नंबर के थ्रू वो सारी सूचनाएं ऑटो वो ले लेगा सिस्टम। तो पहले तो आपको OTR बनाना है। जो लोग OTR बना चुके हैं तो उन्हें केवल OTR नंबर दर्ज करके आगे जब प्रोसेस करेंगे तो जो पहले उन्होंने सूचना OTR की समय दी होंगी वो ऑटो जो है वो स्वतः ही जो है सिस्टम में आ जाएंगी, बाकी की डिटेल आप भर लेंगे। तो पहले तो OTR बनना है।
और जिन्होंने OTR नंबर नहीं प्राप्त किया है, नोटिफिकेशन लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व, यानी 72 घंटे पहले जो है उनको जो है लगभग 3 दिन पहले जो है उन्हें जो है OTR नंबर प्राप्त करना होगा। मतलब सबसे पहला काम क्या है, अगर आपका OTR है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका OTR नहीं है तो आपको पहले OTR नंबर लेना पड़ेगा, अपना OTR बनाना पड़ेगा, OTR नंबर के बाद तब आप अप्लाई कर सकते हैं 72 घंटे बाद। उसके बाद है कि जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं, जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, फॉर्म भर रहे हैं उसके अलावा उसका प्रिंट रखिएगा, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आप रखेंगे, और जो भी आपकी मार्कशीटें हैं और जो भी आपकी BEd और इत्यादि जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आपने अर्हता शो की है, दिखाई है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या आपको रखने हैं। और जब आप प्री पास हो जाएंगे, मतलब जो आपका स्क्रीनिंग जो है, ये पहला चरण आप पास कर लेंगे तो आयोग एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो आपको वो फॉर्म भरा होगा उसका प्रिंट और जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी संबंधित आपकी मार्कशीट हो गया और जो भी कुछ है, आपके आरक्षण के प्रमाण पत्र, निवास हो गया, जाति हो गया, ये सब आपको क्या करना है, ये आपको लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भेजना है। अभी नहीं भेजना है। जब आप पहला चरण पास कर लेंगे और आयोग आपको कॉल करेगा मेंस के लिए, उस समय आपको भेजना होगा, वो पृथक जो है सूचना इसके लिए जारी करेगा। तो उसके लिए अभी परेशान नहीं होना है। अभी आपको केवल ये ध्यान रखना है कि प्रिंट आउट आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि बाद में वो मांगेगा, आयोग जो है आपको भेजना पड़ेगा। अभी आपको कोई भी नहीं भेजना, ये तब की बात है। अभी केवल आपको क्या करना है, अभी आपको प्रिंट आउट रख लेना है और जब आयोग मांगेगा तो आपको भेजना है। जो भी आप चीज़ें लगा रहे हैं, BEd लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, वो तभी तक मान्य होगा जब आखिरी डेट हो। आखिरी डेट के बाद आपका BEd हुआ है या कुछ हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा। ये जो भी आप अर्हता लगा रहे हैं, जो भी आपको क्वालिफिकेशन लगा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि 28 अगस्त 2025 से तक कंप्लीट होनी चाहिए। अगर इसके बाद कंप्लीट होगी तो फिर वो मान्य नहीं होगी, वो निरस्त कर दी जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं, और इसमें जो ज़रूरी बात है, एक बात और है कि जैसे विवाहित महिला है, तो विवाहित महिला का जो जाति प्रमाण पत्र होगा पिता पक्ष का होगा। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है। तो पिता पक्ष का जो है जाति प्रमाण पत्र जो है वो महिला के लिए जो है लागू होगा, इसका ध्यान रखिएगा। एक बात और है कि कुल पदों की संख्या क्या है, तो कुल पदों की संख्या में लिखी, कुल पदों की संख्या इसमें दिखा रहा है 7466 7466 कुल पद है। कुल पद की अगर हम बात करें, कुल पद मतलब सभी विषयों को मिलाकर, पहला पद मिला के कुल पद कितने हैं, कुल पद हैं 7466 कुल पद, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दिव्यांगजनों की 81 अलग से रिक्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त अब ये ग्रुप C का पोस्ट होता है, आपको पता होना चाहिए, ये अराजपत्रित है, मतलब नॉन वेजिटेड है, वेजिटेड नहीं है। आरक्षण की अगर बात करें तो जो भी आरक्षण मान्य होते हैं, जैसे जो पहले से नियम लागू है वैसे ही आरक्षण आपको मिलेगा। और OBC SC ST और जो OBC SC ST और जो राज्य कर्मचारी हैं, चाहे वो प्राइमरी में हो, चाहे वो एडेड इंटर कॉलेजेस में हो या एडेड में हो, वो लोग जो है उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। मतलब अगर 45 तक भी उनको वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसमें जो आयु होनी चाहिए वो 21 से क्या कितनी होनी चाहिए, 21 से कम 21 होनी चाहिए। 21 से 40 वर्ष के मध्य ये सामान्य आयु है, लेकिन उन्हें 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। SC ST OBC SC ST OBC जो आरक्षित हैं वर्ग हैं, और इसके अलावा जो राज्य कर्मचारी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, उन्हें 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। मतलब अगर वो 45 के भी हैं तो भी चल जाएगा। इसके अलावा एक और है इसमें कि दिव्यांग को आयु में अधिक छूट है। जो दिव्यांग होंगे उन्हें आयु में अधिक छूट होगी, इससे भी अधिक है, लगभग 15 वर्ष की है, लगभग 15 वर्ष की छूट है दिव्यांगों को। ये तो अलग एक बात हो गई, तो ये एक सामान्य है। उसके बाद हम देखते हैं कि और महत्वपूर्ण में कि अब देखते हैं कि योग्यता क्या है। योग्यता की अगर हम बात करेंगे, ये LT ग्रेड होता क्या है, ये राजकीय इंटर कॉलेज में जो 9वीं 10वीं क्लास के टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनकी जो है ये पद है। तो इसके लिए योग्यता क्या है, तो पुरुष और महिला शाखा के लिए हिंदी में, हम हिंदी की बात करेंगे क्योंकि हम हिंदी वाले हैं, तो हिंदी की विशेष बात करेंगे, बाकी सब्जेक्ट वाले भी देख लेंगे। और सबकी सामान्य है, हिंदी की थोड़ा टेक्निकल है,
और इधर आपकी जो SST है, सोशल साइंस है, इसकी थोड़ा टेक्निकल है। तो हिंदी के लिए इनकी हम बात करेंगे। हिंदी के लिए क्या करना है, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास BA में हिंदी होनी चाहिए। BA में हिंदी अगर 3 वर्ष नहीं है, 2 वर्ष भी है तो भी चल जाएगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, 3 वर्ष होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है आपके पास B.Ed होना चाहिए। 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि आपके पास जो है BA में हिंदी होनी चाहिए, B.Ed होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Ed हो। उसके अतिरिक्त आपकी इंटरमीडिएट में संस्कृत एक विषय के रूप में आपने संस्कृत पढ़ा हो। अगर BA में संस्कृत पढ़ा है तो चलेगा नहीं, इंटरमीडिएट में आपने संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ा हो। यदि आपने के समय में इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं थी और आपने अलग से एकल विषय के रूप में यूपी बोर्ड से या किसी दूसरे बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, किसी और बोर्ड के मुँह से आपने एक विषय में संस्कृत से इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो वो मान्य हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है आपका जो है हिंदी विषय के लिए योग्यता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उन लोगों की समस्याएं, कुछ लोगों के पास इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं है तो वो परेशान है कि अब LT का फॉर्म कैसे भरें, LT का फॉर्म कैसे भरें। उनके लिए एक तरीका ये है कि अगर उनके पास इंटरमीडिएट नहीं है, उन्होंने B.Ed कर रखा है, तो जाहिर सी बात है उनका हिंदी के साथ संस्कृत होगी या कोई दूसरा विषय होगा। जैसे मान लो हिंदी के साथ संस्कृत है, दो विषय होते हैं B.Ed में, एक विषय तो होता नहीं BA में, तो वो संस्कृत से अप्लाई कर दे। LT के लिए संस्कृत के लिए क्या योग्यता है, संस्कृत की योग्यता है कि 2 साल में संस्कृत पढ़ाओ BA में, और B.Ed तो आपको B.Ed तो नहीं है, बस इंटर में संस्कृत नहीं है तो क्या हुआ, अगर आपने BA में संस्कृत है मतलब दूसरा जो विषय है उससे आप LT में अप्लाई कर दीजिए तो आपका काम बन सकता है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं और जो चीज़ें हैं, हाँ SST के लिए थोड़ा टेक्निकल। SST के लिए क्या है कि 4 चीज़ें होती है SST में। एक तो अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, राजनीति विज्ञान, भूगोल और इतिहास। इन 4 में कम से कम 2 विषयों से आपने स्नातक किया हो, स्नातक में कम से कम 2 पढ़े हो, उसके बाद आपने B.Ed किया। जब आप एग्जाम देंगे तो आपको भी 4 रहेंगे, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इनमें कोई 2 ही करना हो, 2 ही अटेम्प्ट करना हो, तो ये योग्यता उसके लिए है। और उसके अलावा B.Ed, तो ये SST के लिए हो गया, मतलब SST सोशल साइंस के लिए योग्यता होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ अलग से फ़ायदे मिल सकते हैं। अगर आपने NCC किया है कम से कम B ग्रेड, B सर्टिफिकेट, कम से कम 2 वर्ष NCC पर हैं तो आपको अधिक मतलब वेटेज मिलेगा। अब ये वेटेज कैसे मिलेगा, जैसे आपके मान लो जैसे दोनों के समान नंबर है, 130 से 130 दोनों के आगे मान लो, तो जिसके पास NCC होगा उसका हो जाएगा, जिसके पास नहीं होगा उसका नहीं होगा। समान अंक की बात बचती है, तो जिसके पास ये वेटेज है उसका पहले हो जाएगा। उसके अलावा प्रादेशिक सेना में अगर आपने लगभग 2 बातों कम से कम 2 वर्ष तक सेवा की तो उसके भी छूट मिलेगी, तो ये है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, हाँ 15 वर्ष की छूट है दिव्यांग के लिए। मैं कह रहा था दिव्यांग के लिए 15 वर्ष की छूट है। और बाकी जो है इसमें दिया है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग, और इन लोगों को जो है शिक्षकों को मतलब जो राज्य कर्मचारी हैं उनको 5 वर्ष की छूट है। अब उसके बाद है हाँ डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो जन्मतिथि होगी वो कौन सी मान्य होगी। देखिए आपकी जो जन्मतिथि होगी हाई स्कूल के प्रमाण पत्र जो है वही मान्य होगी, अंतिम होगी। आयोग ने साफ साफ लिख दिया है कि अभ्यर्थी को परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल, इसमें है कि हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में ही उनकी जन्मतिथि मान्य होगी और दूसरा कोई दावा मान्य नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हाँ अब प्री मेंस की बात करें तो जो आपका प्री होगा, 2 चरण होंगे परीक्षा के। जो प्री होगा, प्री जो है आपका केवल स्क्रीनिंग होगा, मतलब उसके नंबर अब ऐड नहीं होंगे। पहले क्या होता था 150 क्वेश्चन होते थे, 30 जो है जनरल स्टडीज़ के होते, सामान्य अध्ययन के होते थे, 120 संबंधित सब्जेक्ट के होते थे। इस विषय से आपने अप्लाई किया तो उसकी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता था और उसमें 1/3 मतलब निगेटिव मार्किंग होती थी, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती थी। अब क्या है कि बाकी सब तो सेम रहेगा लेकिन ये अंक अब जुड़ेंगे नहीं। अब ये केवल क्वालिफाइंग होंगे, केवल मेंस के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं ये देखकर टेस्ट किया जाएगा। इसमें इन्होंने कहा है, आयोग ने कहा है कि भाई अगर आप प्री में, पहला प्री परीक्षा है, प्री में जनरल और जनरल OBC, जनरल EWS OBC ये लोग जो है
होंगे, 1/3 माइनस मार्किंग होगी। इसमें दिया गया है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति SC/ST इसे न्यूनतम दक्षता मानक एलिजिबिलिटी 35% निर्धारित है। इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में 35% से कम प्राप्त करते हैं तो सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। उसके अतिरिक्त अन्य श्रेणियों में 40% निर्धारित है। मतलब जनरल, EWS, अनरिजर्व, EWS, OBC कम से कम 40% लाना है प्री में, तभी वो क्वालिफाई होंगे, मेंस के लिए कंसीडर किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं किए जाएंगे। और SC/ST के लिए 35% अनिवार्य है, इससे कम में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अब इसमें भी एक बात है, जरूरी नहीं है कि जनरल OBC जो 40% ले आया, 40% ऊपर ले आया, वो कंफर्म है कि उसको जो है मुख्य परीक्षा मिलेगी, या 35% जो SC/ST में लेके आ गया वो कंफर्म है कि जो है वो मेंस मिलेगा। देखिए इसमें ये देखा जाएगा, पहले तो देखा जाएगा कि 40% और 35% का क्राइटेरिया पार किया कि नहीं। अगर अनारक्षित OBC है तो 40% या उससे ऊपर है या नहीं, और अगर SC/ST है तो 35% या उससे ऊपर प्राप्त कर रहा है या नहीं। अगर ये कर रहा है तो उसके बाद देखा जाएगा कि टॉप 15 गुना की मेरिट बनाई जाएगी। मान लो 100 पद हैं किसी विषय में, तो 1500 लोगों को मुख्य परीक्षा में कॉल किया जाएगा। तो अगर आप 1500 ऊपर से 1500 में आएंगे तब तो आपको कॉल किया जाएगा, अन्यथा 40% और 35% का क्राइटेरिया पार करने के बाद भी आपको मेंस नहीं मिलेगा, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये आयोग की नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई फिर भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप कमेंट करिए, उसका जो है उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा, कहीं भी कोई डाउट हो तो आपको बताया जाएगा। उसके बाद है, अब आते हैं हम लोग परीक्षा की प्रारूप पर। इसको हम लोग हटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब देखिए इसमें जो हमने बताया प्री है, पहले है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा है, ये स्क्रीनिंग है, कोई क्वालिफाइंग। इसमें कुल प्रश्न कितने होंगे? 150 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्न कितने हैं? 150 कुल प्रश्न। इसमें से 30 होंगे सामान्य अध्ययन में। सामान्य अध्ययन में आप सिलेबस देख लीजिएगा, सामान्य अध्ययन के होंगे। और इसमें साइंस हो सकती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल अवेयरनेस, सारी चीज़ें। और 120 प्रश्न होंगे संबंधित विषय के, जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हो उस विषय के 120 प्रश्न। ठीक है, बात समझ गई। अब इसके लिए जो समय है 2 घंटा निर्धारित, 2 घंटे में होगा 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3। इसका मतलब होता है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो 1 सही आपको कट जाएगा, 3 तो जाएंगे, सही जो आपने किया वो भी कट जाएगा। तो इसमें आपको, अगर आप जनरल या OBC हैं, आपको कम से कम 40% लाना पड़ेगा निगेटिव मार्किंग देखकर। इसमें ये देखना है कि जो आ रहा है वही करो, बिना मतलब तुक्का मत मारो। तो 40%, और SC/ST के लिए 35% कम से कम लाना, तब आप कंसिडर किया जाएगा। फिर देखा जाएगा 15 गुना में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये तो हो गया। अब इसमें ये 300 अंकों का होगा। ये कितने अंकों का होगा? 300 अंकों का होगा। और चूंकि 150 प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न क्या ना 2 नंबर का होगा, 2 अंक का एक प्रश्न होगा। तो 150 है तो 300 का कुल हो जाएगा। तो ये हो गया प्री का। अब मेंस में क्या होगा, मुख्य परीक्षा में क्या होगा? मुख्य का जो प्रारूप है, मुख्य परीक्षा आपकी होगी लिखित, मतलब डिस्क्रिप्टिव होगी, विषयनिष्ठ होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, सब्जेक्टिव टाइप होगी। इसमें लिखना होगा। तो इसमें लिखने की प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल हम लोग लिखना कम कर रहे हैं, लिखने की प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ेगी। अब इसमें हिंदी संबंधित विषय से सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है मुख्य में आपका प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? कुल कितने प्रश्न आएंगे? 20 होंगे। कुल प्रश्न इसमें 20 होंगे, और 20 में से 8 और 12 सॉरी
20 में से 10 और 10, मतलब 10 जो है लघुत्तरीय होंगे, 10 जो है वो लघु उत्तरीय होंगे, ये जो है लघु उत्तरीय होंगे, लघु उत्तरीय होंगे, और 10 जो है विस्तृत उत्तरीय होंगे, है ना, विस्तृत उत्तरीय होंगे। तो लघु उत्तरीय है, इसको लिखना है 125 शब्दों में, कम से कम कितने शब्दों में? 125 शब्दों में। और जो विस्तृत लिखना है ये 200 शब्दों में कम से कम लिखना है। अंकों की अगर बात करें तो ये जो लघु उत्तरीय होंगे ये प्रत्येक 8 अंक का होगा, 8 अंक का होगा मतलब। तो लघु उत्तरीय हो गए आपके, लघु उत्तरीय 8, देखो 10 प्रश्न है, प्रत्येक 8 का है, तो ये हो गए 80 अंक। उसके बाद विस्तृत, विस्तृत मतलब ये लघु हो गया तो ये हो गया आपका 125 शब्द वाला, और विस्तृत मतलब 200 शब्द वाला। इसमें 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न क्या होगा? 12 अंक का होगा, ठीक है। प्रत्येक जो है 12 अंक का होगा, तो ये हो गए आपके 120 अंक, मतलब ये टोटल हो गया 200 अंक। तो यही जो 200 अंक हैं, इसी की आपकी फाइनल जो है मेरिट बनेगी, इसी से आपका सिलेक्शन होना है। जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसका उद्देश्य तो यहाँ पर छटनी करके लाना है, कम से कम लोगों को मेंस दिलवाएंगे। तो उम्मीद है आपको ठीक से सारे पहलू समझ में आए होंगे। अब यदि कोई कुछ समझ में ना आया हो ठीक से, या कुछ भी आपको अभी भी कोई प्रश्न रह गया हो, तो आप मुझे जो है इसी चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी से आज के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे।